Hello, Assalamu alaikum and welcome to Dr. Amna Lectures. So our today's topic is asthma. So आज हम asthma के बारे में जानते हैं. So asthma को हम उर्दू में दमे की बीमारी भी कहते हैं और ये डिज़ीज़ होती है लंग्स की और ये इस वजह से होती है कि जो हमारी एयरवेज यानी कि जो सांस लेने के जो रास्ते होते हैं वो नैरो हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं. अब जो एयरवेज होती हैं वो इतनी ज़्यादा नैरो हो जाती है कि सांस लेने में मुश्किल होती है. अब जानते हैं कि जब एस्थमा का अटैक होता है तो क्या उसमें होता है, कौन सी थिंग्स है जो होती है एस्थमा में. अब सबसे पहले ब्रोंकोस्पैज़म आ जाती है. अब इसमें एयरवेज के अराउंड जो मसल्स होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी कि टाइट हो जाते हैं. अब ये इतने टाइट हो जाते हैं या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि एयरवेज जो होती है वो नैरो हो जाती है इनकी वजह से और इसमें जो एयर होती है वो फ्री फ्लो नहीं कर पाती. अब सेकंड जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इसमें जो एयरवेज की लाइनिंग होती है वो स्वेल हो जाती है. अब इसके स्वेल होने की वजह से ना तो एयर अंदर आ सकती है और ना एयर बाहर जाती है. अब थर्ड जो है वो म्यूकस प्रोडक्शन हो जाती है. अब जब एस्थमा अटैक होती है तो बॉडी जो है वो म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस कर लेती है जिसकी वजह से एयरवेज जो होती है वो क्लॉग या ब्लॉक हो जाती हैं. अब एस्थमा की अगर टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले एलर्जिक एस्थमा होती है. अब ये जो है वो एलर्जिक राइनाइटिस या हे फीवर की वजह से होती है. अब एलर्जिक राइनाइटिस में आपको स्नीजिंग होती है, कंजस्शन होती है और इची नोज होती है. किसी भी एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होती है और ये ज़्यादा जो होती है वो बच्चों में होती है और इसको हम ट्रीट करते हैं इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड देकर. अब सेकंड जो है वो लेट ऑनसेट एस्थमा और ये जो एस्थमा है वो वीमेन में देखा गया है ज़्यादा और ये जो पेशेंट्स होते हैं वो नॉन एलर्जिक होते हैं और ये जो है वो रहती है लॉन्ग टाइम तक. अब थर्ड जो है वो एस्पिरिन एक्सेसरबेटेड रिस्पायरेटरी डिजीज़. ये जो होता है वो एस्पिरिन टैबलेट लेने के बाद या फिर एनसेड्स लेने के बाद होती है. अब इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं या फिर कौन से ऐसे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं जो एस्थमा कॉज करते हैं. अब कुछ लोगों में अननोन रीजंस की वजह से होती है, लाइक पॉलन से होती है जिसको हम एलर्जन कहते हैं और स्मोकिंग से भी होता है, यानी कि अगर कोई स्मोक कर रहा हो और आप उससे एक्सपोज हो गए हैं तो फिर उससे भी हो सकता है. और ये जेनेटिक भी होता है, यानी कि अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कोई एलर्जिक डिजीज़ या एस्थमा हुआ है तो आपको भी एस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. या कुछ आपने ऐसे फूड्स ले लिए हो जिनकी वजह से आपको एलर्जी होगी हो तो फिर उससे भी एस्थमा होने के चांसेस होते हैं. या कुछ मेडिकेशंस लाइक एनसेड्स होगी, एस्पिरिन हो गई, तो इनके लेने से भी एस्थमा हो सकता है. और डस्ट की वजह से भी एलर्जी होती है या फिर पेट्स वगैरह से भी एलर्जी का, अगर आपको पेट्स से एलर्जी है तो फिर उससे भी आपको हो सकता है. अब एस्थमा की कॉम्प्लिकेशंस की बात करें एडल्ट में और चाइल्ड में. अब एडल्ट में जो है वो ज़्यादा कॉमन होता है वीमेन में. ये होता है लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से होता है या फिर कोमॉर्बिडिटीज़ यानी कि बहुत सारी डिजीज़ हों, इन्वायरमेंटल कॉजेज़ की वजह से हो सकता है. अब इसमें जो है वो रिस्पायरेटरी सिम्टम्स और डिप्रेशन बहुत हाई रेट होती है इसमें. अब चाइल्डहुड एस्थमा की बात करें तो ये ज़्यादा बॉयज़ में कॉमन होता है और ये डिसअपियर भी हो सकता है बिफोर एडल्टहुड. जेनेटिक या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है. अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले कफ बहुत ज़्यादा होती है, सांस बाहर और अंदर लेने में बहुत मुश्किल होती है, चेस्ट मसल्स की टाइटनिंग हो जाती है या चेस्ट पेन हो जाता है और थकन महसूस करते हैं और स्लीप प्रॉब्लम्स होती है, एलर्जीज होती है. तो ये सारी सिम्टम्स इसमें होती हैं. अब इसके डायग्नोसिस की बात करें तो लंग फंक्शन टेस्ट यानी कि स्पीडोमीटर के थ्रू भी मेजर किया जाता है आपके एयर फ्लो को लंग्स के थ्रू और 6 मिनट वॉक भी करवाते हैं और आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट भी करवाते हैं. इसमें आपके ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी पीएच लेवल्स देखे जाते हैं ब्लड में. और एएटी डेफिशिएंसी टेस्ट मीन्स अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन टेस्ट भी करवाया जाता है. अब इसमें एएटी के लेवल्स जो है वो देखे जाते हैं आपके ब्लड में कि आपका लंग फंक्शन या लिवर फंक्शन सही है कि नहीं है. और इसके अलावा एक्सरे और सीटी स्कैन के थ्रू भी डायग्नोज किया जाता है. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो एस्थमा को क्योर तो नहीं किया जाता बट इसकी जो सिम्टम्स होती है उनको ट्रीट करते हैं. अब इसमें ब्रोंकोडायलेटर्स दिए जाते हैं. ब्रोंकोडायलेटर्स जो है वो ऐसी मेडिसिन्स होती है जो ब्रीदिंग को ईजी कर देती हैं
यानी कि सांस लेने में आपको आसानी होती है और लंग्स में जो आपकी मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स कर देती है और एयरवेज को वाइड कर देती है। अब ब्रोंकोडायलेटर्स में बीटा 2 एगोनिस्ट आ जाते हैं, एंटीकोलिनर्जिक्स आ जाती हैं और टाइयोट्रोपियम आ जाती है और ल्यूकोट्राइन मॉडिफायर्स दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोंटेलुकास्ट। ये भी ब्रीदिंग को इजी करने में हेल्प आउट करती है और कुछ इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स भी दिए जाते हैं। अब इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो हैंड्स वॉशिंग प्रॉपर करनी चाहिए और अवॉइड पीपल विद कोल्ड्स और फ्लू, जिनको कोल्ड्स या स्नीजिंग हो रही हो, कफ हो रही है, तो इनसे थोड़ा अवॉइड करना चाहिए और डस्ट वगैरह में ना जाएं और जितनी भी कर्टन्स वगैरह हैं उनको प्रॉपर वॉश करें और जितने भी स्टफ एनिमल्स होते हैं उनसे भी दूर रहें और अगर आपके घर में पेट्स वगैरह है तो उनकी भी वॉशिंग प्रॉपर करें और स्मोकिंग अवॉइड करनी चाहिए और बाथरूम्स वगैरह को क्लीन ड्राई रखना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एस्थमा। आई होप यू लाइक इट। सो काइंडली डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।